फिर मुझे दीदाए तर याद आया, दिल जिगर तिश्नाए फरियाद आया। ये दीवाने गालिब की 35वीं गज़ल है। आइए इसको पढ़ते हैं। ये एक छोटे बहर या छोटे मीटर की गज़ल है। इसके अंदर जो लफ्ज़ यूज़ किए गए हैं वो कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर आप देखेंगे कि एक एक शेर के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं इन द टिपिकल स्टाइल ऑफ मिर्ज़ा गालिब। तो आइए इसको पहले पूरा पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला शेर है कि फिर मुझे दीदाए तर याद आया, दिल जिगर तिश्नाए फरियाद आया। दम लिया था ना क़यामत में हनूज़, फिर तेरा वक़्ते सफ़र याद आया। सादगी हाय तमन्ना यानी, फिर वो नैरंगे नज़र याद आया। उज़्रे वामांदगी ये हसरत दिल, नाला करता था जिगर याद आया। ज़िंदगी यूं भी गुज़र ही जाती, ज़िंदगी यूं भी गुज़र ही जाती, क्यों तेरा रह गुज़र याद आया। क्या ही रिजवान से लड़ाई होगी, घर तेरा खुल्द में घर याद आया। आह वो जुर्रते फरियाद कहाँ, दिल से तंगा के जिगर याद आया। फिर तेरे कूचे को जाता है ख्याल, दिले गुमगश्ता मगर याद आया। कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। मैंने मजनू पे लड़कपन में असद, संग उठाया था कि सर याद आया। वस्ल में हिज्र का डर याद आया, ऐन जन्नत में सकर याद आया। तो पहला शेर देखते हैं कि फिर मुझे दीदाए तर याद आया, दिल जिगर तिश्नाए फरियाद आया। तो दीदाए तर का मतलब है वेट आइज। तिश्नाए फरियाद मीन्स थर्स्टी फॉर कंप्लेंट, थर्स्टी फॉर लेमेंटेशन। तो किसका दीदाए तर है? दैट्स एन ओपन क्वेश्चन। मोस्ट लाइकली कैंडिडेट इज गालिब साहब और द आशिक। या गालिब साहब खुद ही आशिक है इस केस के अंदर। तो वो कहने की कोशिश, पहली लाइन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो कहते हैं कि मुझे दीदाए तर याद आ गया, फिर से मुझे दीदाए तर याद आया। माई वेट आइज केम टू माई रिकलेक्शन। और उससे क्या हुआ कि दिल जिगर तिश्नाए फरियाद आया। तो सेकंड लाइन जो है वो, उसके अंदर एक ट्विस्ट हो सकता है। सिंपल मीनिंग तो ये हो सकता है कि बोथ हार्ट एंड द लिवर आर थर्स्टी फॉर लेमेंटेशन। या उनको पुराने आंसू याद आ गए हैं, पुराना दुख याद आ गया है, और दिल और जिगर जो है वो दोनों ही अब फरियाद करने को प्यासे हैं, या दे लॉन्ग फॉर लेमेंटेशन। और एक और पर्सपेक्टिव इसमें ये हो सकता है कि ही हैज़ परहैप्स पर्सोनिफाइड द हार्ट, राइट। तो दिल का जो जिगर है दैट इज थर्स्टी फॉर लेमेंटेशन इन दिस केस। तो ये दोनों पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। और पहली लाइन अगर कॉज है एंड दूसरी लाइन इफेक्ट है, तो इसका मतलब ये निकलेगा कि उनको किसी टाइम पे वो रोए थे। इसके अंदर दिल और जिगर की बात हो रही है। शायरी में दिल और जिगर को खून से एसोशिएट किया जाता है दोनों को। तो शायद उन्होंने खून के आंसू रोए थे कभी, या बहुत इंटेंसिटी से कभी रोए थे, और वो जो आंखों की नमी है उनको याद आ गई है। और उनके जो दिल और जिगर दोनों जो हैं, दे आर नाउ लॉन्गिंग फॉर लेमेंटेशन। वो अपना दुख दर्द जो है वो महबूब को, इस दुनिया को सुनाना चाहते हैं, राइट। क्योंकि उनको पुरानी याद आ गई है, पुराना दुख जो है वो याद आ गया है। और and the intensity of the heart, intensity of the emotions basically that he has felt because of this sad memory has made the heart and the liver long for lamentation. और अगर हम जो दिल की personification वाला एस्पेक्ट लेते हैं, तो शेर व शायरी में अक्सर आता है कि जो दिल जो है वो इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, राइट। वो चीख पुकार मचाता है दुख से। जो लिवर होता है उसके अंदर जब्त होता है, इट हैज़ टॉलरेंस, इंड्योरेंस, वो आवाज़ नहीं निकालता। तो ये पर्सपेक्टिव हो सकता है कि सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है कि इवन द लिवर ऑफ हिज हार्ट इज़ लॉन्गिंग फॉर लेमेंटेशन। या जो कि अक्सर जिगर का काम नहीं होता नाले क्रिएट करना, लेकिन इस केस के अंदर इवन दैट इज़ लॉन्गिंग फॉर लेमेंटेशन। एंड सो इट्स इन स्टेट ऑफ प्रीटी इंटेंस ग्रीफ इन दिस केस। और अगर हम दूसरी लाइन को जो है कॉज बनाएं और पहली लाइन को इफेक्ट बनाएं, तो ये इसका मतलब ये भी निकल सकता है कि जो दिल है इट्स प्रिपेयरिंग फॉर लेमेंटेशन और इट वांट्स टू लेमेंट। एंड जब आप लेमेंटेशन करते हैं उसके साथ आंसू भी निकलते हैं, तो आंसू बहाने का टाइम आ गया है। और जैसा हमने पहले कहा कि ये खून के आंसू हैं, लेकिन दिल जिगर जो है उसके पास अब खून नहीं बचा, राइट। तो उनको किसी ज़माने में जब उनके पास खून था और आंखों से खून के आंसू टपके थे, वो टाइम याद आ गया है, राइट। सो दिस इज अ स्टेट ऑफ हेल्पलेसनेस. He wants to lament, his heart wants to lament, but he doesn't have
blood to shed as tears from his eyes. So जो आंखें हैं, they cannot be a companion in lamentation for the heart. So it's a very dire situation. दिल जो है वो अकेला है, right? उसको आंखें उसका साथ नहीं दे सकती, आंखों से खून के आंसू नहीं बहाए जा सकते इस केस के अंदर। तो ये दोनों पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। एज यू कैन सी, एक सिंपल सा शेर है पर कितने इसके एस्पेक्ट्स जो है निकल सकते हैं। शायद और भी इसके एस्पेक्ट्स होंगे दैट आई फेल्ड टू कैन अंडरस्टैंड। तो फिर मुझे दीदा तर याद आया, दिल जिगर तशनाए फरियाद आया। तो अगला शेर देखें कि दम लिया था ना क़यामत ने हनूज, फिर तेरा वक्त सफ़र याद आया। तो क़यामत का मतलब है डूम्सडे, व्हेन द वर्ल्ड इज़ गोना एंड, ए बिग कैलेमिटी इज़ गोना हैपन। तो सिचुएशन ये है कि दम लेना मीन्स टू टेक ए पॉज, टू टेक ए ब्रेथ। अगर आप इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं तो आप रुक जाते हैं सांस लेने के लिए, उसको कहेंगे दम लेना। और वक्त सफ़र मीन्स द टाइम ऑफ जर्नी, राइट। इसके अंदर वो महबूब ने जिस समय सफ़र पे महबूब निकला था उस टाइम की बात कर रहे हैं, वक्त सफ़र। तो वो कहते हैं कि इसके दो तीन पर्सपेक्टिव ये हो सकते हैं। पहला तो ये है कि क़यामत बर्पा हो रही है, डूम्सडे आया हुआ है, राइट। सो द होल वर्ल्ड इस केस के अंदर देयर इज अ big calamities upon Mirza Ghalib and this whole world, right? Doomsday is happening right now, and generally अगर वो क़यामत का वक्त आ गया है, so everybody would be worried about the pain and suffering of this calamity, right? कोई इतना बड़ा हंगामा हो रहा है and people will pay attention to that. पर जो आशिक है इस केस के अंदर, उसको क़यामत की परवाह नहीं है। उसको उससे जो असली क़यामत जो खुदा बर्पा करेगा, उससे भी बड़ी क़यामत उसके लिए ये है महबूब का जाना, महबूब का सफ़र करना। महबूब लीविंग ऑन ए जर्नी इज़ इवन ए बिगर डूम्सडे फॉर है, राइट। और उसको वो याद आ रहा है। तो इफेक्टिवली या तो महबूब जो है वो पास्ट में लेफ्ट मिर्ज़ा गालिब, और उनको वही उसके डिपार्चर का टाइम याद आ रहा है बार बार, राइट। तो कहते हैं कि even the events of the doomsday failed to distract him. He is still busy grieving about the departure of his beloved, right? And तो कहते दम लिया था ना क़यामत ने हनूज, फिर तेरा वक्त सफ़र याद आया। कि डूम्सडे ने कोई कभी सांस भी नहीं ली थी, राइट, कि मुझे तेरा वक्त सफ़र याद आ गया, राइट। सो भाई बेसिकली लाइक डूम्सडे की इवेंट्स हो रही हैं, लेकिन गालिब साहब जो हैं वो महबूब के डिपार्चर की दुख के अंदर जो है बिजी हैं, उनको वही बात बार बार याद आ रही है। अच्छा, और जैसा मैंने पहले कहा कि जब कभी महबूब रुखसत हुआ था तो उसके डिपार्चर का जो दुख था उसने उनके दिलो दिमाग पे, इमोशनल स्टेट पे ऐसी छाप छोड़ी है कि वो उसी को बार बार याद करते हैं, राइट। एंड ही treats that even as a worse situation than the doomsday. और doomsday हो रहा है फिर भी जो है वो he is envisioning the grief of the departure of the महबूब as the doomsday taking a breath, or even worse than the doomsday. अच्छा, तो और एक और पर्सपेक्टिव ये है कि जो डूम्सडे है, क्या इज इट लिटरली द डूम्सडे दैट इज मेंशन्ड इन द जो क़यामत जिसका जिक्र रिलीजियस बिलीफ में आता है, क्या वही क़यामत इसके अंदर आ रही है कि उनके अपनी मेंटल स्टेट को क़यामत कहा है उन्होंने, राइट। कि एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस या एजिटेशन, एंग्जाइटी की स्टेट है, ऐसा भी हो सकता है। एंड हिज हार्ट इज़ नॉट एबल टू बी एट पीस। एंड जैसे ही उसको थोड़ा सा आराम आने लगता है, उनका हार्ट जो है, दिल जो है वो थोड़ा सा काम डाउन होता है, उनको फिर महबूब के का वक्त सफ़र जो है, महबूब द टाइम द महबूब लेफ्ट, वो याद आ जाता है। एंड ही अगेन बिकम्स एक्सट्रीमली रेस्टलेसनेस, एंड दैट इज़ द सिचुएशन दैट ही इज़ कंपेयरिंग टू क़यामत। ओवरऑल थीम ये है कि महबूब का जो डिपार्चर है, इज़ टू हार्ड टू हैंडल एंड इट इज़ अबव एंड बियॉन्ड एनी क़यामत और कैलेमिटी इन दिस वर्ल्ड। तो दम लिया था ना क़यामत ने हनूज, फिर तेरा वक्त सफ़र याद आया। अगला शेर देखें कि सादगी हाय तमन्ना यानी, फिर वो नैरंगे नज़र याद आया। तो सादगी हाय तमन्ना का मतलब है सिंप्लिसिटी ऑफ द लॉन्गिंग, या नाइविटी ऑफ द लॉन्गिंग, सिंप्लिसिटी ऑफ द लॉन्गिंग। और नैरंगे नज़र का मतलब है सम सॉर्ट ऑफ ए मैजिक ऑफ
ऑफ साइट। या तो वो कहते हैं कि सादगी हाय तमन्ना यानी लाइक simplicities of the longing, that is again the magic of the sight came to my mind. अच्छा, अब ये मैजिक और मार्वल ऑफ द साइट, नज़र जो है उसका क्या मतलब है? इसका मोस्ट लाइकली मतलब है कि मैजिक को आप देखें कि डिसीट और ट्रिकरी, और जो नज़र है वो किसकी है? वो महबूब की नज़र है इसके अंदर। दैट्स द मोस्ट लाइकली कैंडिडेट। तो बॉटम लाइन ये है कि जो खूबसूरत महबूब है वो अपनी आंखों से जादू करता है, जादू करता है, वो लोगों को धोखा देता है अपनी आंखों से। एंड दैट इज़ द नारंगे नज़र, जिसको इसके अंदर मैजिक ऑफ द ग्लैंस, मैजिक ऑफ द साइट। तो जो इसके अंदर जो भोला भाला, नाइव, सिंपल आशिक जो है, गालिब साहब जो हैं, उनकी सादगी हाय तमन्ना की बात की गई है कि वो कितनी सिंपल उसकी उनकी लॉन्गिंग्स हैं, उनकी डिज़ायर्स कितनी सिंपल हैं, कितनी सादी हैं, कितनी नाइव हैं इंसान पे। कि महबूब जो है वो अपनी नज़रों के जादू से, नज़रों की ट्रिकरी से उनको इंचैंट कर देता है, राइट। ही कम्स अंडर ए स्पेल एंड आफ्टर दैट जैसा महबूब कहता है वैसा ही जो है आशिक करने लग जाते हैं। सो दे महबूब through the magic of her eyes casts a spell on her lovers, and she's an enchantress, right? तो महबूब जो हैं वो जादू कर रहे हैं, आशिक जो हैं they fall for the जादू, और उसके बाद जिस उंगलियों पे वो महबूब जो है उनको आशिक को नचाएगा और वो नाचेगा। बट उसको सच में ये चीज़, उसका प्यार मिलेगा? महबूब का नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज़ अ मैजिक, दिस इज़ इल्यूशन, इसमें रियलिटी नहीं है। ऑन द अदर हैंड वो इतना सादा है, राइट, कि उसको परवाह नहीं है, राइट। ऐसा हो सकता है कि आशिक को ये रियलाइजेशन भी हो कि ये जादू है शायद, बट दैट्स व्हाट ही वांट्स, राइट। ही वांट्स द बिलवड to show some sort of attention to him, and he gladly falls for her trickery and magic in this case. And और इसी चीज़ के बारे में वो सोच रहे हैं, like he is enjoying suffering at the hands of the beloved and falling under a spell of her the magic or the trickery of her sight. सादगी हाय तमन्ना यानी फिर वो नए रंगे नज़र याद आया। सादे आशिक हैं, सादी तमन्ना है उनकी, बस वो महबूब के जाल में फंसना चाहते हैं वो। अच्छा, अगला शेर देखें कि उज़रे वामंदगी हसरत दिल, नाला करता था जिगर याद आया। तो वामंदगी का मतलब है क्या? उज़रे वामंदगी का मतलब है एक्सक्यूज़ ऑफ फटीग। सो वामंदगी इज़ लाइक वीकनेस, फटीग। उज़रे वामंदगी एक्सक्यूज़ ऑफ फटीग, राइट। जैसे अगर आपको कोई काम करना हो एंड यू से आई एम टू टायर्ड टू डू इट, राइट, तो उस सिचुएशन को उज़रे वामंदगी कहेंगे। तो हसरत दिल, लॉन्गिंग ऑफ द हार्ट, नाला, लेमेंटेशन। तो इसका लिटरल मीनिंग ये है कि गालिब साहब मेड एन एक्सक्यूज़ ऑफ वीकनेस एंड फटीग टू यू, टू हू? टू द लॉन्गिंग ऑफ द हार्ट, राइट। एंड नाला करता था, I used to lament, or when I lamented, the liver came to mind, or liver came to my memory. अच्छा, तो वो गालिब साहब का जो दिल है उसके अंदर एक हसरत है, राइट। द हसरत दिल की बात की गई है यहाँ पे। एंड वो हसरत क्या है? वो नाले करने की हसरत है। लाइक द हार्ट हैज़ अ लॉन्गिंग टू कंप्लेंट एंड लेमेंट विद इंटेंसिटी एंड कमोशन, राइट। और गालिब साहब कहते हैं उसके सामने बहाना बना रहे हैं, एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, और वो एक्सक्यूज़ क्या है? गालिब साहब प्रेजेंट्स एन एक्सक्यूज़ टू द लॉन्गिंग ऑफ हिज हार्ट। लाइक लेयर्स और इमेजरी देखें कि वो अपनी जो दिल की जो तमन्ना है, हसरत दिल जो है, उसको एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि आई एम टू वीक और आई एम अनेबल टू लेमेंट और पार्टिसिपेट इन लेमेंटेशन एट दिस टाइम। और दूसरी लाइन में वो ये कह रहे हैं कि आई यूज़ टू लेमेंट, लेकिन अब मुझे जिगर याद आ गया। तो वो कहते हैं कि एक ऐसा टाइम था व्हेन आई कुड कॉल अपॉन माई लिवर
लिवर जो है वो खून सप्लाई करेगा, ये हमने मेटाफर पहले भी देख लिया है। जो दिल तक पहुंचेगा, दिल वो खून जो है आँखों को सप्लाई करेगा, और फिर वो आप खून के आंसू रहोगे, चीख पुकार मचाओगे, अपने नाले अपने महबूब को सुनाने की कोशिश करोगे। वो अब नहीं हो सकती, बिकॉज वामंदगी इतनी है कि लिवर कैन नॉट स्टैंड, लिवर डज नॉट हैव द एनर्जी और द पावर टू प्रोड्यूस द ब्लड, प्रोड्यूस द काइंड ऑफ हेल्प द हार्ट प्रोड्यूस द काइंड ऑफ इमोशंस दैट आर नीडेड हियर। और इसके अंदर वो कहते हैं कि इस वजह से जो है, मुझे अब ये याद आ गया है, एक टाइम था जब जिगर पार्टिसिपेट करता था, अब नहीं करता, इस वजह से ही हैज़ सीज्ड टू लेमेंट। तो उज़्रे वामंदगी ये हसरत दिल नाला करता था, जिगर याद आया, राइट। तो वो कहते हैं मैं करता था एक टाइम पे नाले, मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी थी, लेकिन अब मैं बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ, मेरा जिगर जो है उसके पास भी इतनी एनर्जी नहीं है। सो रियली बैड स्टेट ऑफ वीकनेस एंड डिस्पेयर, he is not even able to participate in the lamentation that his heart wants to do. उज़्रे वामंदगी ये हसरत दिल नाला करता था, जिगर याद आ गया, जो कि जिसके पास अब इतनी कैपेबिलिटी नहीं है टू पार्टिसिपेट इन दिस। अच्छा, अगला शेर देखें कि ज़िंदगी यूं भी गुजर जाती, क्यों तेरा रह गुजर याद आया। तो पहले लाइन तो सीधी सादी हो गए थे, ज़िंदगी तो यूं भी गुजर जाती, तो इन एनी केस माई लाइफ वुड हैव बिन स्पेंट। तो क्यों तेरा रह गुजर याद आया, तो इट्स ए रिटोरिकल क्वेश्चन कि क्यों महबूब का जो रह गुजर, जो उसकी रोड है, जो उसका पैसेज है, वो क्यों तेरा जो है मेरे को इस दिमाग में आ गया है इसके अंदर। बिकॉज द मेमोरी ऑफ द बिलवेड्स रोड और हर स्ट्रीट इंक्रीज्ड हिज पेन एंड सफरिंग, राइट। वो ऐसी जगह है जहाँ पे वो महबूब रहता है, वो उनको अपना जो इश्क मोहब्बत है उसकी फेलियर और महबूब का जो जुल्म और सितम है उसकी याद करा देता है वो रास्ता उनको। तो वो कहते हैं मेरी ज़िंदगी वैसे भी गुजर जाती, राइट, क्यों तेरा जो है रह गुजर मुझे फिर याद आया। नाउ माई कंडीशन इज इवन वर्स, राइट। माई लाइफ वॉज पेनफुल, बट आई somehow would have managed to spend my life. But now, with this recollection of the road of my beloved, my life is worse. क्यों हुआ ऐसा? Yeah. So this is like a like he's lamenting about why his state was made worse. वो एक पर्सपेक्टिव है। इसके अंदर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है शायद, राइट। तो हो सकता है कि वो खुश हों कि उनको रह गुजर महबूब का जो है याद आ गया है, राइट। पुरानी मोहब्बत हो चुकी हो, भूल गए हों, राइट। बट नाउ ही कैन गेट ए मोर मीनिंगफुल डेथ। पहले तो उनकी लाइफ ज़िंदगी थी वो वीरान थी, कोई मीनिंग नहीं था, देयर वर नो इमोशंस। बट नाउ ऑल ऑफ ए सडन महबूब्स स्ट्रीट केम टू हिज माइंड और हर रोड केम टू हिज माइंड, एंड नाउ like his life has some excitement, even though it may just be pain and suffering and grief, but this is a more meaningful death than the boring death of mundane life. दोनों पर्सपेक्टिव हो सकते हैं इसके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जिंदगी यूं भी गुजर ही जाती, क्यों तेरा रह गुजर याद आया। अच्छा, अगला शेर देखें कि क्या ही रिजवां से लड़ाई होगी, घर तेरा खुल्द में घर याद आया। तो रिजवां हमने दूसरी गज़लों में देखा है, रिजवां या रिजवान, ही इज़ द कीपर ऑफ द गार्डन ऑफ हेवन और पैराडाइज। कि अगर आप मरने के बाद अब जन्नत में जाते हैं आप, तो उस जन्नत का जो गार्डन है उसका कीपर जो है रिजवान है, अलॉन्ग विद गार्डन परहैप्स द ड्वेलिंग्स दैट एग्जिस्ट इन पैराडाइज। तो वो कहते हैं क्या ही रिजवान से लड़ाई होगी, राइट। व्हाट ए फाइट आई विल हैव विद रिजवान व्हेन इन पैराडाइज योर हाउस, बिलवेड्स हाउस comes to my mind. तो बेसिकली इसके अंदर सेंट्रल पॉइंट ये है कि जो अगर आप जन्नत में जाते हैं, राइट, सो पैराडाइज इज सपोज टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, एंड रिजवान ऑब्वियसली इज द कीपर ऑफ दैट प्लेस। लेकिन जो आशिक साहब हैं, गालिब साहब जो हैं, उनके लिए जो उनका महबूब का जो घर है वो जन्नत से भी ज़्यादा खूबसूरत है। दैट इज़ मोर डिज़ायरस, लाइक going to beloved's house
is more desirous to him than going into paradise. So, but Rizwan obviously is proud of paradise. Like that's he's a keeper of the dwelling. तो कहते हैं जब मैं जन्नत पे पहुंचूंगा और मुझे अगर अपने महबूब का घर याद आ गया तो मैं जन्नत छोड़ के अपने महबूब के घर जाने की कोशिश करूंगा, और रिजवान से मेरी क्या लड़ाई होगी, या वो मुझसे पूछेगा क्यों जा रहा है, वो तो मैं बोलूँगा कि ये जन्नत जो है ये मेरे लिए मायने नहीं रखती, मैं तो अपने महबूब के घर जा रहा हूँ, तो क्या ही उससे लड़ाई होगी. या तो he will not accept that, right? That there is, and the Rizwan would not accept that there is anything more beautiful than the paradise. तो इस बात पे उनकी लड़ाई होगी. And he's like marveling, क्या ही रिजवान से लड़ाई होगी. और yeah, I think that's basically it. Like उनके लिए महबूब का जो घर है, it's more magnificent, more beautiful than the paradise or the garden of the paradise. और वो सोच रहे हैं कि जब मैं ये बात जाके मेरे को याद आएगी खुल्द में, पैराडाइज में, तो जो रिजवान है उससे मेरी लड़ाई हो जाएगी. या और क्या ही इंटेंस लड़ाई होगी. या तो that's basically the gist of it. तो अगला शेर देखें कि आह वो जुर्रत फरियाद कहाँ, दिल से तंग आके जिगर याद आया. तो पहली लाइन तो जुर्रत फरियाद का मतलब है करेज ऑफ लेमेंटेशन. इस केस के अंदर फरियाद की बहुत बार जिक्र आया है उसका. और दूसरी लाइन ये है कि लाइक आह वो जुर्रत फरियाद कहाँ, अलास वेयर इज़ दैट करेज ऑफ लेमेंटेशन, दिल से तंग आके जिगर याद आया. दैट आफ्टर गेटिंग annoyed by the heart, the liver came to mind. Yeah. तो इसके भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं. जैसे हमने पहले बात की है कि द हार्ट सिंबलाइजेज इमोशंस, and it kind of lacks the decisiveness, the tolerance, the capability to bear pain that liver has. Yeah. तो पहली लाइन जो है, तो वो ये कह रहे हैं कि आह वो जुर्रत फरियाद कहाँ, दिल से तंग आके, या कि वो दिल से तंग आ गए हैं. राइट. कहते हैं कि मेरे पास अब इतनी जुर्रत नहीं है कि मैं फरियाद करूं, लेकिन दिल जो है वो फरियाद करना चाहता है. या तो दिल से तंग आके जिगर याद आया, क्योंकि जिगर जो है वो फरियाद नहीं करता, वो चीज़ों को ऑब्जॉर्व कर लेता है. राइट. इट्स मोर टॉलरेंट, उसके अंदर जब्त है, एबिलिटी टू बियर पेन है. तो कहते हैं इस दिल से मैं तंग आ गया हूँ, इसलिए मुझे मेरा जिगर याद आया है. या दिल जो है वो नाले करने के लिए मुझे परेशान कर रहा है. राइट. आह वो जुर्रत फरियाद कहाँ. या तो एंड दिल इज कंप्लेन, ही डजंट हैव मच एनर्जी फॉर लेमेंटिंग. दूसरे शेर में भी हमने देखा द हार्ट इज मेकिंग अ फस अबाउट इट, ही इज अनॉयड विद द हार्ट, and in this case his liver came to his mind. और दूसरा इसका एस्पेक्ट आई थिंक ये है कि अगेन कोई ऐसा टाइम था when I used to show courage in lamenting, and now in that case, in those days my liver used to be with me, but now तो वो जो जुर्रत थी फरियाद करने की वो जिगर की वजह से थी, क्योंकि जिगर had the capability to run that whole process of lamentation by supplying fresh blood. Right. अब उनको वो liver याद आ रहा है, उनको जिगर याद आ रहा है, so perhaps the liver is gone. Yeah. And it's been worn out. उसकी वजह से अब वो जो जुर्रत फरियाद है, जो हिम्मत है, जो करेज है, वो नहीं रही. And the heart also hesitates in the lamenting due to fear. And उसके अंदर एक एलिमेंट ऑफ इनडिसाइसिवनेस है. या तो शायद जो है दिल जो है उसकी हेजिटेशन इस वजह से है कि नाले करने से महबूब की रुसवाई भी होती है. या तो जिस जुर्रत फरियाद की बात यहाँ की गई है वो क्यों नहीं है, दैट इज़ द सेंट्रल पॉइंट है. राइट. एक तो ये है कि जिगर जो है वो इट्स वॉर्न आउट, सो ही डजंट हैव द करेज टू लेमेंट एनीमोर. दूसरा ये है कि हो सकता है महबूब का डर है या महबूब की रुसवाई का डर है, उसकी वजह से भी उनकी जुर्रत चली गई है.
और दिल जो है मे बी इट्स डिली टेलिंग, राइट, कि फरियाद करूं कि ना करूं, उसके अंदर इतना हिम्मत नहीं रही फरियाद करने की। और शायद उनको जिगर याद आ रहा है बिकॉज जिगर हैड दैट डिसाइसिवनेस, या तो इट वुड हैव बीन एबल टू मेक ए डिसीजन कि नाला करना है कि नहीं करना है, राइट, एंड दैट इज द अनसर्टेनिटी दैट ही इज मिसिंग। बट आई थिंक द सिंपलेस्ट मीनिंग इस केस के अंदर ये है कि आह वो जुर्रत फरियाद कहाँ, दिल से तंग आके जिगर याद आया, या तो दिल जो है उसके पास गालिब साहब कह रहे हैं जुर्रत नहीं रही फरियाद करने की, तो उससे तंग आके मुझे मेरा जो सॉलिड जिगर है वो याद आ रहा है इस केस में। फिर तेरे कूचे को जाता है ख्याल, दिल गुमगश्ता मगर याद आया। तो दिल गुमगश्ता का मतलब है हार्ट दैट हैज़ बिन लॉस्ट। तो कहते हैं फिर तेरे कूचे को जाता है ख्याल, कूचा मीन्स स्ट्रीट। तो कहते हैं अगेन माई माइंड गोज टू योर स्ट्रीट बट द लास्ट हार्ट केम टू माइंड, और परहैप्स द लास्ट हार्ट केम टू माइंड। तो महबूब की गली है जिसके अंदर उन्होंने अपना दिल खो दिया है, या और इस वजह से उसके कूचे की तरफ, उनकी महबूब की स्ट्रीट की तरफ उनका बार बार ध्यान आ रहा है। फिर तेरे कूचे को जाता है ख्याल, दिल गुमगश्ता मगर याद आया। तो सेंट्रल पॉइंट इसका यह है कि उन्होंने महबूब की गली के अंदर अपना दिल खोया था, या और इसी वजह से बार बार जहाँ दिल खोया है उसी तरफ उनका दिमाग उनको बार बार ले जा रहा है। और ही इज so he, why does he want to go there? Look for his heart, yeah, obviously, and looking for heart means to seek love and attention from the beloved. तो बार बार उनको अपने महबूब का कूचा जो है वो याद आ रहा है, वहाँ उनका दिल घुमा था, वहाँ जाके उसको दोबारा ढूंढना चाहते हैं, महबूब का प्यार अफेक्शन जो है पाना चाहते हैं। पर बहुत लिरिकल खूबसूरत सादा सा शेर है कि फिर तेरे कूचे को जाता है ख्याल, दिल गुमगश्ता मगर याद आया, या तो एक एस्पेक्ट इसका ये होता है क्योंकि उन्होंने कहा है मगर याद आया, या तो वो जाना चाहते हैं महबूब की गली के अंदर, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो पेन एंड सफरिंग वहाँ पे दिल घुमाने की वजह से उनको हुई है वो फिर उनको याद आ गई है, एंड इट्स एन एस्पेक्ट ऑफ वार्निंग, राइट। उनको जब उन्होंने दिल अपना खोया था महबूब की गली में, तो जो उनको दुख दर्द सहना पड़ा था वो भी उनको याद आ गया है, या सो मे बी ही इज रिलक्टेंट टू गो टू द महबूब स्ट्रीट। तो ये भी इसका एक एस्पेक्ट हो सकता है कि फिर तेरे कूचे को जाता है ख्याल, दिल गुमगश्ता मगर याद आया। बट टिपिकल स्टेट ऑफ द लवर, he's gonna run for pain and suffering, look for his heart, he's not gonna stop, right? But those are the two aspects. तो अगला शेर है, ये काफ़ी मशहूर शेर है। जब मैं मिर्ज़ा गालिब साहब की हवेली में गया था तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे शेर लिखे हुए थे। दिस वाज वन ऑफ द शेर्स कि कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। वीरानी मीन्स डेजोलेशन, राइट। तो कहते हैं ये पहली लाइन जो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर अगर आप इसकी टोन देखें तो क्या इसकी टोन ऐसी है कि कोई वीरानी सी वीरानी है, इफेक्टिवली सेइंग कि ये जो यहाँ पे वीरानी है इसकी जैसी और कोई वीरानी है इस दुनिया में, या इट्स अ स्टेट ऑफ kind of the state of wilderness or desolation that exists here. It's kind of like an admiration or he's in awe at the state of the virani, it sounds like, yeah. तो दूसरी लाइन में कहते हैं कि दश्त को देख के घर याद आया, yeah. The पहली line is like, is this wilderness like some wilderness, yeah. It's a rhetorical question and इसका मतलब ये हो सकता है कि this wilderness is not at all what the poet considers to be wilderness, right, कि ये वैसी वीरानी नहीं है जैसी वीरानी को वो एडमायर करते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि इस तरह की और भी वीरानी भी कहीं है, दिस इज लाइक मैग्निफिसेंट डेजोलेशन, या दोनों मतलब हो सकते हैं। पर दूसरी लाइन ये कहते हैं दश्त को देख के घर याद आया, कि दश्त मीन्स डेजर्ट। तो कहते हैं दश्त को देख के, इस डेजर्ट को देख के मुझे अपना घर याद आया, या so when he saw the desert he remembers his home. Why? Because perhaps they are similar, yeah. And ऐसा हो सकता है कि the desert is more desolate than his heart, yeah. तो ऐसी वीरानी सी, कोई वीरानी सी वीरानी है वहाँ पे डेजर्ट में, मैग्निफिसेंट वीरानी छाई हुई है। घर उनका जो था वो इज लेस डेजोलेट, थोड़ा आबाद था वहाँ पे तो आराम का सामान भी था।
तो इस डेजर्ट को देख के उनको घर याद आ गया है. या आई थिंक दिस इज अ लेस लाइकली मीनिंग. द मोस्ट लाइकली मीनिंग इज कि डेजर्ट इज लेस डेजोलेट देन द हाउस. या उनका घर जो है वो एक डेजर्ट से भी ज़्यादा वीरान है, इस दश्त से भी ज़्यादा वीरानी उनके घर के अंदर है. या इसलिए एंड दैट्स व्हाट ही लॉन्ग्स फॉर, राइट. एंड दैट्स व्हाट ही मेक्स हिम रिमेंबर हिज हाउस. या वो उनको घर की वाली वीरानी चाहिए, पेन एंड सफरिंग वीरानी दैट ही एंजॉयज. या वो मजनू जैसे वहशी हो गए, राइट, और उनको वीरानी चाहिए उनको. दैट्स व्हाट ही एडमायर्स. तो जो डेजर्ट है उससे भी ज़्यादा वीरान उनका घर है, इसलिए उनको अपना घर याद आ गया है इस दश्त को देख के. सो बेसिकली डिस्क्राइबिंग द इंटेंस स्टेट ऑफ पेन एंड सफरिंग दैट ही हैज़ इन हिज लाइफ, सो मच सो दैट हिज हाउस इज मोर डेजोलेट देन द डेजर्ट. आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल शेयर कि कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया. अच्छा, अगला शेर देखें कि मैंने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया. तो लड़कपन मीन्स बॉयहुड. असद तो उनका पेन नेम और तखल्लुस है. संग का मतलब है पत्थर. या तो ये लैला मजनू के किस्से में ये हम बहुत बार इसकी बात कर चुके हैं. दिस इज़ वन ऑफ द फेमस मेटाफर्स जो गालिब साहब यूज़ करते हैं, या फेमस किस्सा जिसको गालिब साहब रेफ़र करते हैं, वो मजनू की वहशत का किस्सा है. लाइक मजनू साहब लैला के प्यार में वहशी पागल हो गए थे, कपड़े फाड़ के पागलों की तरह गलियों में घूमते थे. और इस केस के अंदर जो बच्चे हैं लड़कपन में उनको पत्थर मारते थे, राइट. वो पागलों जैसी हरकतें करते थे और बच्चे जो हैं उनको पत्थर मारते थे उनको भगाने के लिए. या तो कहते हैं मैंने भी उनको मारने के लिए एक बार पत्थर उठाया था अपने लड़कपन में. या मैंने भी मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था, पत्थर उठाया था कि सर याद आया. सर मीन्स अपना हेड, राइट. तो सर याद आने का मतलब यह है, दो मतलब हो सकते हैं. एक ये कि आई केम टू माई सेंसेस, और दूसरा ये कि मुझे अपना सर याद आ गया कि मेरा भी सर एक फूट सकता है ऐसे ही पत्थरों से किसी टाइम पे. तो कुड बी यू नो प्रेजेंट स्टेट, कुड बी ए स्टेट इन द फ्यूचर. पर वो कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि उनकी भी हालत एक टाइम पे प्यार में मजनू जैसी वहशत वाली होने वाली है. या तो कहते हैं मैं मजनू के ऊपर, मजनू को क्या पागल कहता हूँ, मैं मजनू की तरफ पत्थर क्या फेंकता हूँ, मैं खुद उसी तरह का वहशी होने वाला हूँ और मेरे को भी एक बार पत्थर पड़ेंगे. एंड दैट थॉट स्टॉप्ड हिम फ्रॉम थ्रोइंग द रॉक और द स्टोन एट मजनू. या his mind is also going through some kind of madness of passion, and he knows that it's going to accumulate, and at some point in future perhaps he's going to also be mad like Majnun. And इस वजह से वो कहते हैं it's not appropriate for me to throw rocks at Majnun. मैं भी तो इसी तरह का पागल होने वाला हूँ किसी टाइम पे. यहाँ हो सकता है कि वो ऑलरेडी पागल हो चुके हैं उसी तरह के. और सर याद आने का मतलब है he came to his senses. उनको ये लगा कि मैं भी तो इसी तरह का पागल हूँ, मैं उसके ऊपर पत्थर क्या फेंकता हूँ, ये पत्थर तो मेरे ऊपर भी पड़ने वाले हैं. Central theme being his own state of madness under intense love and passion, which he finds similar to the state of Majnun. I think कितना खूबसूरत शेर है कि मैंने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया. I think इसको ओवर एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है. इट्स ब्यूटीफुल बाय इटसेल्फ. अच्छा, अगला और ये आखिरी शेर है कि वस्ल में हिजर का डर याद आया एंड जन्नत में सकर याद आया. तो वस्ल मीन्स यूनियन, हिजर मीन्स जुदाई और सेपरेशन, जन्नत तो आपको पता ही है पैराडाइज, सकर मीन्स हेल, ऑपोजिट ऑफ जन्नत. तो वस्ल जो है यूनियन इज़ कम्पेयर टू पैराडाइज, हिजर इज़ कम्पेयर टू हेल इन दिस केस. तो कहते हैं कि वस्ल में हिजर का डर याद आया. तो महबूब, ये भी एक इमेजरी बहुत सारी शेर व शायरी में आते हैं कि आप महबूब के साथ बैठे हुए हैं फिर भी आपको जुदाई का डर लग रहा है, या आपको अपनी जुदाई के दिन याद आ रहे हैं. तो वस्ल में हिजर का डर याद आया. सो वो हो सकता है बड़ी मुश्किलों से उनको ये विसाल मिला है, वस्ल मिला है इस केस के अंदर, और उनका दिल जो है अभी भी डर रहा है हिजर से, या उनके दिल में हिजर का ही डर बैठा हुआ है, हिजर की ही एंग्जाइटी बैठी हुई है. तो कहते हैं वस्ल में हिजर का डर याद आया. तो ये इन द स्टेट ऑफ यूनियन
the fear of separation came to my mind, and that state he has described. क्योंकि ऐन जन्नत में सकर याद आया कि मैं जन्नत में बैठा था, स्टेट ऑफ यूनियन में बैठा था, और इसी समय मुझे हेल याद आ गया, मुझे सकर याद आ गया. So separation was so painful that he cannot forget it, right? And the fear of separation, he cannot forget it, even in the state of union. And that is compared to recollecting or remembering hell, pain and suffering while you're in paradise. I think काफ़ी खूबसूरत शेर है. तो ये थी पूरी गज़ल. I hope you enjoyed it. Thank you.